छात्रों, आज हम जायसी का नक्शे वर्णन की बात करेंगे, क्योंकि मध्यकाल में नक्शे वर्णन पर विशेष ध्यान दिया गया। रतिभाव के पुष्ट होने पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। जायसी के पद्मावत में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का उद्घाटन मिलता है। सूफी मत के अनुसार विरह ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है, इसलिए सूफी कवियों की प्रवृत्ति वियोग श्रृंगार के निरूपण में अधिक रमी है। इससे ये न समझा जाना चाहिए कि सूफी कवियों ने संयोग श्रृंगार से परहेज किया है। उनके काव्य में संयोग एवं वियोग दोनों ही पक्ष देखने को मिलते हैं। सौंदर्य श्रृंगार का मूल है और पद्मावत में सौंदर्य का चित्रण व्यापक रूप से हुआ है। जायसी जी ने पद्मावती का सौंदर्य जड़ चेतन में व्याप्त माना है। नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसवा दसन जोत नगहीर। इस प्रकार से पद्मावती अपूर्व सौंदर्य की मणि के रूप में प्रस्तुत हुई है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित हुई है। उसे पारस रूप कहा गया है। पद्मावत मूलतः प्रेम प्रधान काव्य है और उसमें सौंदर्य का वर्णन हुआ है। सिंगल द्वीप का वर्णन, मानसरोवर खंड का वर्णन, नक्शे खंड का वर्णन, स्त्री भेद का वर्णन आदि अनेक स्थलों पर जायसी जी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। जायसी जी ने अपने काव्य में नक्शे वर्णन पर विशेष बल दिया है। जायसी जी के नक्शे वर्णन ने निश्चित रूप से पाठक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है। जायसी जी निर्गुण काव्यधारा की प्रेम मार्गी शाखा के कवि रहे हैं। ये काव्यधारा सूफी कवियों द्वारा पुष्पित और पल्लवित भी है। इन कवियों का उद्देश्य प्रेम कथा के माध्यम से सूफी कवियों को अभिव्यक्ति प्रदान करना था। प्रेम का आधार सौंदर्य होता है। नायिका का सौंदर्य उसके प्रेम व्यापारों की अभिव्यक्ति श्रृंगार का विषय होता है। सौंदर्य वर्णन को नक्शे पद्धति का अनुसरण करते हुए जायसी जी ने नक्शे वर्णन खंड में क्रमशः पद्मावती के केश, मांग, ललाट, भ्रू, नयन, नासिका, अधर, दांत, कपोल, कान, गर्दन,
पेट, रोमावली, कमर, नाभि, नितंब, जंघा आदि का वर्णन विशेष रूप से किया है। जायसी जी के नक्शिक वर्णन का विवरण जानने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को समझना होगा। सबसे पहले बिंदु है केश वर्णन। केश बालों के लिए कहा जाता है। जायसी जी ने पद्मावती के बालों की विशेषताओं को उभारते हेतु चंदन के वृक्ष पर सुगंध से मस्त हुए सांपों की ओर संकेत किया है। नायिका के केशों की तुलना सर्पों से किए जाने के कारण परंपरागत प्रभाव की अभिव्यंजना हुई है। आपने लिखा है, कमर कुटिल केश नगकारी, लहने भले भुजंग बैसारे, बेधें जनो मलय गिरिवासा, और शीश चढ़े लोटई चहुपासा। तो इस प्रकार से उन्होंने केशों का वर्णन किया है। इसके पश्चात अब हम मांग का वर्णन देखते हैं। जायसी जी का नक्शिक वर्णन इतना स्पष्ट, प्रभावशाली और सादगीपूर्ण है कि पढ़ते ही हमारी रागात्मक वृत्ति झंकृत हो उठती है। पाठक भावमग्न होकर आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। पद्मावती की मांग की शोभा का चित्रण दर्शनीय है। आपने लिखा है कि बिन सिंदूर अस जानहु दिया, उजियर पंथ रैन मह किया, सूरज किरण जस गगन बिसेखी, जमुना माझ सुरसुती देखी। तो इस प्रकार से उन्होंने पद्मावती की मांग का सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया है। उसके बाद नेत्र वर्णन। जायसी जी ने जहाँ पर भी नायिका के रूप का निरीक्षण किया है, उसकी समस्त सौंदर्य राशि को उभार कर सामने रख दिया है। उसके प्रभाव से पाठक को प्रभावित किया है। नायिका के नेत्रों की छटा इस प्रकार प्रस्तुत हुई है कि जग डोले दौलत नैना, उलट अदा जाहि पर महा, जवैं रावहें गगन गहि बोरा, अस भय धवल चक्र के दोरा। इस प्रकार से उसके नेत्रों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अधर वर्णन। अधर होठों के लिए कहते हैं। जायसी जी की निरीक्षण क्षमता अत्यंत प्रभावी है। उनकी पैनी दृष्टि नायिका के नेत्रों पर भी जाते हैं और पाठक वर्ग को उसमें रसमग्न कर देते हैं। अधरों का सौंदर्य कितना मादक एवं प्रभावी होता है, इस बात को हम इन पंक्तियों से जान सकते हैं कि अधर सुरंग अमी रस भरे, बिंब सुरंग साज बन फरे। उसके बाद अब हम उरोज वर्णन देखेंगे। जायसी जी भक्तिकालीन कवि थे और सौंदर्य चित्रण में स्थूल
वर्णन की उपेक्षा उन्होंने नहीं की। उन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंग के चित्रण में विशिष्ट सादगी का परिचय दिया है। सौंदर्य वर्णन में उन्होंने लेश मात्र भी मांसलता नहीं आने दी है। जायसी जी ने पद्मावती के उरोजों का वर्णन करते हुए लिखा है कि नैन खंजन दो केल करेही और कुछ नारंग मधुकर रस लेही। इसके बाद हम उनके मुख वर्णन के विषय में देखेंगे कि जायसी जी ने नायिका के मुख का भी वर्णन किया है और ये अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। जब आप लिखते हैं कि शशि मुख अंग मलय गिरिवासा नागिन झांप लीन चंपासा, तो इस प्रकार से उसका जो मुखमंडल है वो अत्यंत ही सुंदर है। और भूल चकोर दीठ मुखलावा मेघ छटा में चंद्र दिखावा, तो इस प्रकार से नायिका के मुख का वर्णन किया है। उसके बाद दंत वर्णन भी उन्होंने किया है कि भूल चकोर दीठ मुखलावा मेघ छटा में चंद्र दिखावा, दसन दामिनी कोकिल भाकी और भूहें धनुष गगन ले राखी। इसके बाद अब हम संपूर्ण वर्णन की यदि बात करें तो जायसी जी ने अपने काव्य पद्मावत में नायिका का नक्शिक वर्णन बड़े ही मनोयोग से किया है। धन्यवाद छात्रों।